नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था भारत के भूपृष्ठ को प्राकृतिक 5 विभागों में बांटा है। उनमें से हमने 2 विभागों के बारे में चर्चा की। एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का मैदानी प्रदेश। अभी हम भारत का भूपृष्ठ का जो तीसरा विभाग है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसको हम नक्शे में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कौन सा है। तो ये यहाँ से लेकर जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। और उसका आकार देखो कि आप त्रिभुज बनाओ और वो त्रिभुज को उल्टा करो तो उल्टा त्रिभुज जैसा ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का आकार है। त्रिभुज बनाते हो ना इस तरह, तो उल्टा त्रिभुज जैसा उसका आकार है। अभी वो कितना किलोमीटर लंबा है वो वगैरह हम देखेंगे। तो उसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये पठारी प्रदेश मैंने पहले ही आपको बताया था कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 600 से अधिक होती है। तो ये हमारा जो पठारी प्रदेश है बीच वाला भाग, तो उसकी ऊंचाई समुद्र तल की सपाटी से नापी जाती है। तो उससे 600 से 900 मीटर तक ऊंचाई पर आया हुआ द्वीपकल्प इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी तीनों ओर समुद्र है। या पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर आया हुआ है, इसीलिए उसको द्वीपकल्पीय प्रदेश कहते हैं या प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश के उत्तरी भाग का जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर है, जिसमें चंबल जो मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है, सोन और दामोदर नदियों के प्रवाह द्वारा स्पष्ट होता है। और उसका दक्षिणी जो भाग है, तो दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की, उसका भी दक्षिणी भाग का ढाल भी दक्षिण पूर्व की ओर है। और इस प्रदेश का बड़ा हिस्सा दक्षिण में है। दक्षिण में मतलब बड़ा हिस्सा है तो उसी में हम लेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य और केरल उसी में आएंगे। और बड़ा हिस्सा दक्षिण में, इसीलिए उसको दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। और इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया हुआ है, जिससे उसे प्रायद्वीपीय या दूसरा द्वीपकल्पीय प्रदेश कहते हैं। अभी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के 2 उपविभाग हैं, मालवा का पठारी प्रदेश और दक्कन का पठारी प्रदेश, जिसके बारे में हम देखेंगे। मालवा का पठारी प्रदेश कहाँ तक आया हुआ है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में अरवल्ली की पर्वतमाला, यानी हमारे गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर जो माउंट आबू आया हुआ है, जो अरवल्ली पर्वतमाला में गब्बर आया हुआ है, वो पर्वतमाला है। और अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से गई, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से अरावली की पर्वतमाला एक है, जो मोड़दार पर्वत है। पर्वत के भी प्रकार होते हैं, तो उसमें वो मोड़दार पर्वत है। और माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित गिरी केंद्र यानी हिल स्टेशन है माउंट आबू, ये अरावली में आया हुआ। वह सुंदर और रमणीय है। गुरु शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट आबू पर आया हुआ जो पर्वत टोची है उसका ऊंचा शिखर है, उसका नाम है गुरु शिखर। ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना। और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आप में से कई लोग गए भी होंगे। और इस प्रदेश के दक्षिण में, अभी ये मालवा का हमने उत्तर का भाग देखा, अभी दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली चंबल और बेतवा नदियाँ उत्तर में बहकर यमुना नदी से मिलती हैं। ये दक्षिण में से विंध्याचल में से जो नदी निकलने वाली चंबल और बेतवा नदियाँ हैं वो उत्तर में जाती है और यमुना नदी को मिलती है, तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है। और इन नदियों के प्रवाह की दिशा पर से हम जान सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है, क्योंकि नदियाँ देखो पानी अपना ढाल बना लेती है, तो वो सारी नदियाँ जो है वो बहकर उत्तर की ओर जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण का ढाल जो है वो उत्तर की ओर है। और मध्यवर्ती पठारी भूमि के इस उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं, जिसमें झांसी की रानी का जो जन्म हुआ था वो बुंदेलखंड। इसके अतिरिक्त लूणी और बनास नदियाँ जो गुजरात में आई हुई है,
तो उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियाँ उल्लेख से निकलती है और ये नदियाँ कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं, जबकि साबरमती और मही नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। और इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। हमने उत्तर का जो ढाल देखा तो वो उत्तर की ओर है। तो बाद में ये दक्षिण में से जो नदियाँ जो निकलती है, बनास है, वो तो कच्छ के रेगिस्तान में मिल जाती है। बाद में साबरमती नदी है, वो खंभात की खाड़ी में मिलती है। तो पश्चिम का ये नदियों का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ तथा शिलोंग का पठारी प्रदेश छोटे नागपुर के पठारी प्रदेश का ही एक भाग है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पठारी प्रदेश का भी उसी में समावेश होता है। अभी हम देखेंगे, ये देखा हमने मालवा का पठारी प्रदेश, अभी हम देखेंगे दक्कन का पठारी प्रदेश। मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा, महादेव तथा मैकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। जो मालवा का पठारी प्रदेश देखा उसकी दक्षिण में सातपुड़ा के जो पर्वतमालाएं हैं और महादेव और मैकल की, तो उसके पश्चिम की ओर उसकी दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। और पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से बना है। उसकी मिट्टी है वो लावा से बनी हुई है और उसके अनेक स्थानीय नाम हैं। ऊपर के पश्चिम की ओर उसकी सीमा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है, जो अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त है। ये पश्चिम घाट, ये वाला जो भाग है उसको पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। संकरा जो भाग है, ये संकरा जो भाग है उसको पश्चिम घाट से जाना जाता है। तो हमने जो देखा कि उत्तर पश्चिमी भाग जो है दक्कन का, उसको पश्चिमी घाट से जाना जाता है, जो अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त है। और उनके अनेक स्थानीय नाम है, यानी हर एक राज्य में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसको सह्याद्री कहते हैं, तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, याद रखना। और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर उसे अन्नामलाई और कोर्डेमम की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम घाट का दक्षिणी भाग जो है वो प्रमाण में अधिक ऊंचा है। हमने ये बताया कि अरब सागर में जो ये ऊपर उत्तर से मतलब पश्चिम की ओर ये जो है पूरा पश्चिमी घाट है। तो हर एक राज्यों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसमें हमने देखा कि कर्नाटक में उसको सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु में उसको नीलगिरी के नाम से जानते हैं। और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर जो है उसको अन्नामलाई के नाम से यहाँ पर उसको जाना जाता है। अभी सामान्य रीते हम देखें तो दक्कन का पठारी प्रदेश की ऊंचाई, मैंने पहले आपको 600 बताया था, पर 900 मीटर से 1100 मीटर की है। और 900 से 11 मीटर यानी पठारी प्रदेश यानी ऐसा सपाट प्रदेश, मैदानी एरिया ही होता है, लेकिन वो रियल में समुद्र तल से हमारा जो भारत का दक्कन का पठारी प्रदेश है वो 900 से 1100 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। लेकिन वहाँ पर हम रहेंगे तो हमें नहीं लगेगा कि हम ऊंचाई पर है, पर रियल में समुद्र तल से उसकी ऊंचाई अधिक है, इसीलिए तो उसको पठारी प्रदेश कहते हैं। तो यद्यपि कुछ स्थानों पर एकाएक अधिक ऊंचाई वाली हो जाती है। बहुत कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं 900 मीटर से भी अधिक है, कोई पहाड़ियाँ की ऊंचाई 900 से भी ज़्यादा है, वे इस पठारी प्रदेश की सीमा बनाती है, जो पहाड़ियाँ हैं, जिसे पूर्व घाट भी कहते हैं। पूर्व घाट जो पूर्व की साइड का है ये वाला, तो उसको पूर्वी नक्शे में आता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, नक्शे में बनना आता है। तो ये साइड का जो है ये पूर्व घाट है, पूर्व की साइड का, और दक्षिण में ही। और ये पश्चिम की साइड का पश्चिम घाट, और पूर्व की साइड का पूर्व घाट है।
और इस विस्तार का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसे नदियाँ का प्रवाह की दिशा के आधार पर जाना जाता है कि नदियाँ किस दिशा में से आकर कौन सी दिशा में जाकर मिलती है, तो उस पर उसका ढाल नक्की होता है। नर्मदा तथा तापी जो पश्चिम की ओर बहती है, तो खाली नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सारी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो ये दोनों को छोड़कर ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी को मिलती है। यानी जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी, कावेरी तो वगैरह जो नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और तापी, नर्मदा जो हमारी गुजरात की नदियाँ वो भी दक्षिण भारत की नदियों में ही आती है, वो उल्टा है, वो पश्चिम में अरब सागर को मिलती है। अभी हम देखेंगे तटीय मैदान। तो समुद्र तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और कच्छ से उड़ीसा तक के मैदानों की जो संकरी पट्टी से घिरा हुआ है उसे पश्चिमी तथा पूर्वी तथा पश्चिम तटीय मैदानों के रूप में जाना जाता है। हम यहाँ नक्शे में देखें कि ये कच्छ से लेकर यहाँ अरब सागर है, ये अरब सागर यहाँ तक है। तो ये कच्छ में से लेकर ये संकरी पट्टी, जैसे मेरी पेंसिल घूम रही है, आपको दिख रही होगी, इतना संकरा भाग है। तो यहाँ गुजरात में कच्छ से लेकर नीचे दक्षिण से होकर यहाँ पूर्व की ओर यहाँ उड़ीसा तक जो मैदान आए हुए पश्चिम से पूर्व के, तो वो सबको समुद्र तटीय के मैदान कहा जाता है। पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात से केरल तक है। पश्चिम की ओर हम देखें तो गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। गुजरात के अलावा ये अधिक संकरा मैदान, गुजरात में थोड़ा लंबा है, बाकी सब संकरा है। यह बहुत ही असमान और उबड़ खाबड़ है, यानी समतल नहीं है, कई बार खूब खड्डे गड्ढे ऐसे इस तरह के। और गोवा से दक्षिण तक उसे मलाबार तट कहते हैं, भी याद रखना, मलाबार तट। कई बार क्वेश्चन आता है, आपको पता नहीं था कि मलाबार तट किसे कहते हैं। तो गोवा से दक्षिण का जो भाग है यहाँ पर, यहाँ तक ही गोवा है, यहाँ मुंबई के पास, तो यहाँ से ये केरल तक का जो भाग है, यहाँ से ये केरल तक का भाग है, तो ये रहा मलाबार तट लिखा हुआ, ये रहा मलाबार तट। यहाँ